नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है हमारे अतीत, भाग प्रथम। इसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि स्थायी बंदोबस्त, जो राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी, उसमें स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ और महालवारी व्यवस्था कब लागू हुई। देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लागू हुआ था और महालवारी जो है वो 1822 में लागू हुआ था। इसमें ये केवल एक राजस्व वसूल करने की एक व्यवस्थाएं थी जो अंग्रेजों ने डेवलप की थी। और आज हम पाठ पढ़ रहे हैं 4 आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए, आदिवासी का मतलब होता है एक लंबे समय से जंगलों में रहने वाले व्यक्ति। और दिकू दिकू का तात्पर्य है कि उन आदिवासी लोगों के स्थान पर अतिक्रमण करने वाले या उनकी एक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले जो बाहरी लोग होते हैं, उन बाहरी लोगों को दिकू कहते हैं। इसमें इन आदिवासी लोगों ने उन लोगों के लिए दिकू शब्द काम में लिया है। ठीक है। इसमें छोटे महाजन वगैरह थे, जमींदार लोग थे या अंग्रेज लोग थे, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है दिकू। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन था वो एक स्वर्णमय जीवन था। उसी की कल्पना करके ये आदिवासी लोगों ने अपनी पुरानी व्यवस्था की ओर लौटने का प्रयास किया था। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। इसमें सबसे पहले एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि जो बिरसा का जो जीवन है वो छोटा नागपुर के जंगलों में बीता। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, वह उनकी बीमारियां दूर कर सकता था। और तो और वह अनाज की जो ढेरी रहती थी उसको कई गुना बढ़ा भी सकता था। बिरसा ने खुद कहा था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा करने और उनको दिकुओं दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। बिरसा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। देखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बिरसा किस जनजाति के थे, है ना। उसमें भील, मीणा, संथाल, उरांव कुछ भी जाति दे सकते हैं, तो आपको मुंडा जनजाति का याद रखना है कि बिरसा जो थे वो मुंडा जनजाति थे। इनके इलाके में संथाल और उराव जनजातियां भी रहती थी, यानी मुंडा जनजाति रहती थी, उन्हीं के साथ में या उन्हीं के आसपास के क्षेत्र में संथाल और उराव जनजाति भी निवास करती थी। देखिए, जो छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं। अब है जनजाति समूह किस तरह जीते थे। देखिए, जनजाति समूह की जो जीवन शैली थी, यानी उनका जो आजीविका है वो कैसे चलती थी, है ना, खेती बाड़ी से, शिकार से। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये देखिए, भारत का नक्शा आपको दिखा रहा है। इसमें आप राज्यों के साथ देख लीजिए कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, गड्डी, वन, गुज्जर, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए, जो गड्डी, एक्चुअल में बहुत सी जगह आपको गद्दी भी लिखा हुआ दिखाई देगा, गद्दी भी इसका वैलिड शब्द है। तो ये गद्दी है, गुज्जर है, ये इधर जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं जनजातियाँ, है ना। ये जो गुज्जर होते हैं ये चलवासी होते हैं और पशुपालन करते हैं। ये गुज्जर लोग ये क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं गर्मी के दिनों में। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, बर्फ़ गिरनी प्रारंभ होती है पहाड़ी इलाकों में, तो ये मैदानी इलाकों में नीचे आ जाते हैं, ये गुजर जनजाति के लोग। इनका काम केवल पशुपालन करना है। भोटिया, भोटिया भी हिमाचल है, उत्तराखंड है, इस क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति। सहरिया, भील, मीणा, गरासिया, डामोर, ये राजस्थान की जनजातियाँ हैं। वन, गुर्जर्स, राठवा, ये गुजरात की जनजाति है। बैगास, बंजारा और गोंड जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
और इसके अलावा आप पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो आपको अपाटनी निसी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा जनजाति नागालैंड के क्षेत्र में, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, आसाम के कुछ क्षेत्र में, और मेघालय में जो इस क्षेत्र में खासी के नाम से पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में, खासी जयंतिया गारो, ये पहाड़ियाँ भी है मेघालय में जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। रियांग है, ये पूर्वोत्तर की जनजातियाँ है। और इसके अलावा बंगाल के क्षेत्र में हजंग है। और आप इधर आएंगे तो बंगाल और बिहार के दक्षिण में झारखंड वाले क्षेत्र में संथाल, मुंडा, उरांव ये जनजातियां पाई जाती है झारखंड वाले क्षेत्र में। देखिए नागपुर का पठार यही है ना, इसी क्षेत्र में नागपुर का पठार है, संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति। इसके अलावा पराजा, बोंडा, कढ़ा, कोया, सओग है ना, ये जनजातियां भी पाई जाती है, ये उड़ीसा के क्षेत्र में। और इसके अलावा महाराष्ट्र में बंजारा जनजाति भी पाई जाती है। बंजारा इधर मध्य प्रदेश में मिलते हैं, कुछ राजस्थान में भी मिलते हैं। और फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कोया, बंजारा और गोंड जनजाति भी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और माला और इरूलर केरल वाले क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति। और जारवाज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। तो ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना। आप क्षेत्र के हिसाब से याद रखिए कि कौन सी जनजाति किस राज्य में या किस क्षेत्र में पाई जाती है। एक्चुअल में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि भील जनजाति केवल राजस्थान में पाई जाएगी, ये कुछ मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी पाई जाती है। अब ये जो जनजाति समूह उनका जो जीवन था वो किस तरह ये जीते थे। कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम का मतलब होता है कि एक प्रकार से अस्थायी खेती, अस्थायी यानी स्थायी रूप से बसकर ये खेती नहीं करते थे। ये क्या करते थे कि जंगलों को जलाकर खेती करते थे। फसल काटने पर भूमि को कई साल तक काटने के बाद क्या करते थे कि उसको भूमि को परती छोड़ देते। परती का मतलब होता है कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कोई फसल नहीं उगाते थे। जैसे ये जनजाति के लोग एक स्थान पर यहाँ के जंगलों को काट करके उन्होंने क्या किया, यहाँ खेती प्रारंभ की और उनको जला दिया, ठीक। और फिर उसके बाद 1-2 साल खेती ली और फिर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई तो उन्होंने इस स्थान को छोड़कर नए जो जंगल थे वहाँ उन्होंने उन पेड़ों को काटा और अपनी खेती लायक ज़मीन बनाकर कुछ वर्ष वहाँ खेती की। और इस भूमि को वो परती छोड़ देते यानी कुछ सालों तक छोड़ देते थे। इस प्रकार से वो अलग अलग जगह जाकर खेती करते थे, इसको बोलते हैं झूम खेती। कुछ शिकारी व संग्राहक थे यानी जंगलों में शिकार करते थे। और कुछ जंगलों से जो कंदमूल फल वगैरह मिलते थे उनको इकट्ठा करते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। ये टोलियां बनाकर शिकार करते थे और पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। देखिए साल एक पेड़ होता है और महुआ भी एक पेड़ होता है। साल इमारती लकड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जो महुआ है, और महुआ क्या है, देसी शराब निकालने के लिए प्रसिद्ध पेड़ है ना। तो ये महुआ और साल के बीजों से एक अपना जो तेल निकलता था उससे अपना खाना बनाते थे। खोड़ उड़ीसा की जनजाति यही यही काम करती है। खोड़ क्या जनजाति है एक उड़ीसा की, वो यही काम करती है। क्या करती है, शिकार करती है और जंगल से कंदमूल फल वगैरह इकट्ठे करती है, उसी से ये अपना जीवन चलाते हैं। बुनकरों व चमड़ा कारीगरों को ये लोग रंगाई के लिए प्लास के फूल भी देते हैं। जो बुनकर वगैरह होते हैं जो कपड़े वगैरह बुनते हैं उनको कपड़ों को रंगीन करने के लिए रंग चाहिए और उस समय क्या होता है प्राकृतिक रंग यूज करते थे। जो प्लास के जो फूल आते हैं सुंदर फूल, उनके फूलों को सुखा करके उन्हीं से वो रंग बनाते थे जो कपड़ों में देते थे या चमड़ा वगैरह को रंगने के काम में लेते थे। ये वन उपज कम होने पर मजदूरी भी कर लेते हैं। मध्य भारत की बेंगा जनजाति ऐसा ही करती है। मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जो बेंगास हमने जो देखा था, बेंगा या बेंगास जो जनजाति है वो क्या करती है कि वन की उपज से अपना काम चलाती है। ठीक है, जो जंगल में फल फूल मिलते हैं या जो अभी आवश्यक चीज़ें जैसे तेंदू पत्ते जो रहते हैं उनसे बीड़ी वगैरह बनाते हैं, पत्तल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उनको बेचने के बावजूद भी इनका काम नहीं चलता तो ये लोग क्या करते हैं मजदूरी भी कर लेते हैं आसपास के क्षेत्र में जा करके।
कुछ जनजाति के लोग जानवर पालते थे। पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबड़िया, कुल्लू के गद्दी और कश्मीर के बकरवाल पशु चराते हैं। देखिए ये जो जनजातियां हैं गुज्जर, एक्चुअल में एक तो गुर्जर है ना, गुर्जर, और ये है गुज्जर। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो जनजाति है, ठीक है, ये जनजाति नहीं है। तो ये जो जनजाति है इनका काम केवल पशुपालन है। और जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि ये पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं और पशु पालन करते हैं। और आंध्र प्रदेश के लबड़िया और कुल्लू के गद्दी ये लोग करते हैं। कश्मीर के बकरवाल, जम्मू कश्मीर में बकरवाल जो जनजाति के लोग हैं वो पशुपालन करते हैं, पशु चराते हैं और पशुओं को बेच करके या उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ एक जगह खेती करते हैं, कुछ जनजाति के लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी से भी अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए गोंड व संथाल एक जगह रहकर खेती करते थे। मुंडाओं में जमीन जो होती थी पूरे कबीले की होती थी। ये क्या करते थे मुंडा लोग, जो पूरी जमीन है वो पूरा कबीला, यानी उनका जो एक प्रकार का जो छोटा गांव या छोटी जो ढाणी रहती थी, है ना, या एक परिवार के लोग, ठीक है, जैसे एक पिता के जो संतानें रहती, चार पांच संतानें या उनके बच्चे, वो सभी मिल करके क्या करते थे, एक साथ खेती करते थे। ऐसा नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े करके उस जमीन को खेती करें, वो सब एक साथ खेती करते थे, संयुक्त रूप से काम करते थे, तो वो पूरे कबीले की खेती मानते थे उसको। ये ऐसा मुंडा लोग करते थे। और गोंड और संथाल भी एक जगह रह करके खेती का काम करते थे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी जब अंग्रेज लोग आए हमारे भारत में तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, जो किसान लोग थे उन लोगों से खेती बाड़ी करवाई और विशेष रूप से नील की खेती करवाई, है ना। और नील की खेती से किसानों को फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने इसका काफ़ी अधिक मात्रा में फ़ायदा उठाया। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत के जो आदिवासी जो लोग थे उन आदिवासी लोगों के क्षेत्रों में गया था, जंगलों में गए और उन आदिवासियों को समझाया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन सरकार की है, कंपनी की है, आप इस पे रह रहे हैं तो आपको इसका खर्चा देना पड़ेगा रहने का, है ना। तो उसी प्रकार से किसानों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया कि आप खेती कर रहे हैं, ये आपकी ज़मीन नहीं है। तो देखिए अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए जब अंग्रेज औपनिवेशिक शासन आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया, तो आदिवासी जो मुखिया थे उनका क्या हुआ, क्योंकि आदिवासी मुखिया अपने नियम बनाते थे, जंगलों में रहते थे और वही फैसला करते थे, ठीक है। तो अब उन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ उन आदिवासी मुखियाओं का, आदिवासी मुखिया समृद्ध थे, ये जमीन व वन प्रबंध के नियम खुद ही बनाते थे। ब्रिटिश शासन ने इनकी शक्तियां छीन ली, इन्हें नजराना देना पड़ता था। नजराना का मतलब है कि जब कुछ समय, जब ये अंग्रेज एक निश्चित समय बाद इनके पास आते थे तो इनसे नजराना लेते, यानी धन दौलत पैसा वगैरह लेते थे। अंग्रेजों के नियम मानने पड़ते थे इन लोगों को और ये परंपरागत कामों को करने के लिए ये लाचार हो गए फिर बाद में। यानी जो मुखिया लोग थे जब अंग्रेज लोगों से ये मिलते थे उनको नजराना देते थे समय समय पर, यानी धन दौलत वगैरह देते थे। अब आप सोचिए जो कुछ धन दौलत इन्होंने इकट्ठी की वो अंग्रेजों को दे दी, ठीक है। अब उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति गिरने लगी और इनके पास जो अधिक मात्रा में जो खेती थी, ठीक है, उस खेती को भी इनको बेचना तक पड़ गया नजराना देने के लिए। और जो कुछ खेती बची तो ये मुखिया लोग भी स्वयं परंपरागत रूप से खुद खेती करने पर लाचार हो गए, यानी अपने परंपरागत धंधों को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। अब घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतु काश्तकार जो हमने अभी झूम खेती के बारे में पढ़ा था ना, ये एक स्थान पर रहकर खेती नहीं करते थे, ये जंगलों को जलाते थे, खेती करते थे साल दो साल और उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरी जगह खेती करने चले जाते, झूम खेती। तो ये घुमंतु काश्तकार होते थे, उन काश्तकारों का क्या हुआ। देखिए अंग्रेजों ने इनको जमीन माप कर खेती के लिए दे दी जिससे राजस्व प्राप्त हो सके, क्योंकि एक स्थान पर यहाँ खेती करी, अगले वर्ष कहीं और चले गए तो अंग्रेजों को पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए कहा कि आप जगह जगह जाकर खेती नहीं कर सकते, आपको एक स्थान पर ही रहकर खेती करना पड़ेगा। तो इसका क्या किया, इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, ठीक है। और काफ़ी विरोध करने के बावजूद भी अंग्रेज लोग इनसे नहीं दबे और अंततः इनको मजबूर होकर खेती करनी पड़ी और अंग्रेजों को राजस्व भी देना पड़ा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो पूर्वोत्तर भारत है,
जो आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी काफ़ी विरोध हुआ और इस विरोध में ये लोग सफल भी रहे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ हिस्सों पर छूट दे दी कि हाँ, आप इतने इतने हिस्से पर खेती गोमंतु कर सकते हैं, यानी झूम कृषि कर सकते हैं। यानी एक निश्चित क्षेत्र बांध दिया, जैसे ये क्षेत्र है, आप यहाँ कर लो, अगले वर्ष यहाँ कर लो, अगले वर्ष यहाँ करो, लेकिन आप इस निश्चित जो क्षेत्र है उसके बाहर नहीं जा सकते। आपको इस निश्चित एरिया में ही खेती करनी पड़ेगी। पूर्वोत्तर में इतनी छूट मिल गई। अब है वन कानून और उनके प्रभाव। जब अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए वनों से संबंधित, तो उसके क्या प्रभाव हुए उसके बारे में अब हम जानेंगे। अंग्रेजों ने जंगलों में राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी जंगल, आदिवासी क्या मानते थे कि जंगल तो हमारे पैतृक है, जंगलों से हमें कोई बेदखल नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेजों ने उसको राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और आदिवासियों को कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं तो राज्य की संपत्ति में रह रहे हैं, इसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। वनों को आरक्षित कर दिया गया, अर्थात आप बेरोक टोक से न तो वन उपज इकट्ठा कर सकते हैं, न शिकार कर सकते हैं, न आप उन जंगलों में आसानी से घूम फिर सकते हैं या रह सकते हैं। ऐसा उन्होंने पाबंदियां लगा दी, यानी आरक्षित कर दिया। झूम खेती करने, फल फूल कंद इकट्ठा करने पर रोक, शिकार पर रोक लगा दी। रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आदिवासियों की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने कुछ छूटें भी दे दी। देखिए, जब रेल शुरू हुई तो जो रेलवे लाइन रहती है, जो पटरियां रहती है लोहे की, तो उसके नीचे उनको लेवल रखने के लिए क्या करते हैं, नीचे लकड़ी के बड़े बड़े फंटे लगाते थे, जिनको स्लीपर्स कहते हैं, है ना। और ये वनों से प्राप्त होते थे। ठीक है। जब आदिवासी लोगों के पास इन्होंने क्या किया, जब पाबंदियां लगा दी हर चीज के लिए, तो अंग्रेजों को ये स्लीपर्स यानी पेड़ों को काटने के लिए और इन पेड़ों को रेलवे लाइन तक पहुंचाने के लिए या उन गाड़ियों तक पहुंचाने के लिए जिनमें इनको ले जाते, तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। मजदूर बाहर से तो ला नहीं सकते जंगल में इतनी दूर, और लेके भी आएंगे तो इतनी बड़ी मात्रा कहाँ से लेके आएंगे मजदूरों की। तो ये क्या करते थे, आदिवासी लोगों से इन्होंने कुछ छूट दे दी कि हाँ ठीक है, आप झूम कृषि कर रहे हैं या चलो जंगल से आप कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंपनी के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, आपको इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, स्लीपर जो लकड़ी वगैरह है उनको ढोनी पड़ेंगी, आपको यथास्थान पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा अंग्रेजों ने कुछ छूट दे दी अपने स्वार्थ के लिए, ताकि उनको मजदूर आसानी से मिल जाए। अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ आदिवासियों ने खुलेआम बगावत कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक के मध्य में 30 के दशक में मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, क्योंकि आज़ादी से पूर्व इसको मध्य प्रांत बोलते थे, वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। यानी 1906 में एक आदिवासी नेता थे सोंग्रम संगमा, जो आसाम में इन्होंने 1906 में एक आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, और 1930 में मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में एक वन सत्याग्रह भी हुआ। ठीक है। ये इन दोनों आंदोलनों का मेन उद्देश्य यही था कि जो आदिवासी, जो प्राचीन समय से रहने वाले लोग हैं, उनको उनके मूल अधिकार दिए जाएं, कि यानी वो स्वतंत्र रूप से वहां रह सकते हैं, अपने नियम मान सकते हैं। अब है व्यापार की समस्या। व्यापारी व महाजन जल्दी जल्दी जंगलों में जाने लगे वन उपज लेने के लिए। यानी जल्दी जल्दी का मतलब होता है कि पहले क्या करते थे कि ये कुछ महीनों में जाते थे, फिर ये जल्दी जल्दी जाने लगे ताकि इनको आसानी से बहुत अधिक मात्रा में जंगलों से उत्पाद प्राप्त हो सके। ठीक है। व्यापारी भी जाने लगे, महाजन लोग भी जाने लगे वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा उन लोगों ने क्या किया, व्यापारी महाजनों ने आदिवासियों को कर्ज देना भी प्रारंभ किया। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया, जो कर्ज में डूब रहा है, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक प्रकार से गुलाम बन जाता था इनका। क्यों? वो कर्ज इस प्रकार से देते थे कि आसानी से कर्ज ही नहीं चुकता था। हजारीबाग हजारीबाग वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग के संथाल, है ना, संथाल जनजाति के लोग रेशम कीट पालते थे, और रेशम कीट पालन के कारण, क्योंकि रेशम के कपड़े की बहुत ही ज़्यादा मांग थी पूरे विश्व में, यूरोप वगैरह में भारत से कपड़ा जाता था रेशम का,
तो रेशम किससे प्राप्त होता था? रेशम के जो कीड़े होते हैं, उनके जो कोकून होते हैं, उनसे प्राप्त होता था। तो व्यापारी क्या करते थे कि 1,000 कृमि कोषों, यानी उन कोकून के लिए क्या करते थे, जो कोकून क्या होता था कि रेशम के धागे से लिपटा रहता था, जो प्राकृतिक धागा होता है, ठीक है। तो 1,000 कृमि कोषों के लिए 3 या 4 रुपए देते थे, ठीक है। और व्यापारी क्या करते थे, फिर इनको यहाँ से ले जा करके इन्हें गया, जो बिहार में पड़ता है, और वर्धमान बंगाल वाले क्षेत्र में 5 गुना कीमत पर बेचते थे। यानी 1,000 कृमि मान लो 4 रुपए के उन्होंने खरीदे, और गया वर्धमान वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, उसको 20 रुपए में बेच दिया। यानी इनको व्यापारियों को सीधा सीधा 16 रुपए का फायदा होता था। और जो मेन जो मुख्य जो आदिवासी जो संथाल जनजाति के थे, वो इसको पैदा करते थे, उनको मात्र 4 रुपए मिलते थे 1,000 कृमि कोषों के लिए। और 20 रुपये में ये बेचते थे, सीधा सीधा 16 रुपए का फायदा होता था। कोई इनको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं रही व्यापारियों को। इस प्रकार से फायदे में रहते थे व्यापारी लोग, इसलिए जल्दी जाते थे जंगलों में, ताकि इनको वन उत्पाद उत्पाद जो है आसानी से मिल जाए। अब है काम की तलाश। आदिवासी काम की तलाश हेतु चाय बागानों व बिहार और झारखंड की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने लगे। देखिए 1920 के दशक के आसपास क्या हुआ कि जो आदिवासी लोग थे, उनकी जब उपज कम हो गई, इन पे जब कंपनी के नियम लग गए, तो ये लोग क्या करने लगे कि चलो ठीक है, अब हम प्राचीन काल के तरीके से नहीं रह सकते, हमारे पे काफ़ी पाबंदियां लग गई। तो ये मजदूरी के लिए बाहर निकलने लग गए। जो बंगाल और आसाम वाला जो क्षेत्र है, जहाँ चाय के बागान थे, तो वहाँ ये चाय के बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। इसके अलावा बिहार और झारखंड में उस समय कोयला बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, हालांकि आज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो झरिया और रानीगंज ये कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो झरिया और रानीगंज में ये काम करते थे। अब आप सोचो, कोयले की खदानों में, गहरी खदानें, अंधेरी गुप्त खदानों में ये खोद कर कोयला बाहर निकालते थे। और उस समय क्या होता था, आजकल तो मशीनें वगैरह काफ़ी चल गई, उस समय हाथों से कुदाल से ही उस कोयले को खोद कर निकालना पड़ता था। 1920 के दशक के आसपास ऐसा होता था कि लगभग भारत में कोयले की खदानों में जो काम करते थे, उसमें से 50% लोग तो केवल आदिवासी ही थे काम करने वाले। अब आप समझ लीजिए आदिवासी लोग कितने अधिक मात्रा में मजदूरी करने लग गए। और 1920 के आसपास के प्रत्येक वर्ष लगभग 2,000 व्यक्ति कोयले की खदानों में काम करते हुए मारे जाते थे, जो दुर्घटनाएं वगैरह हो जाती थी। अब 2,000 व्यक्ति मारे जा रहे हैं, तो कितना खतरनाक काम होता है खेती उसका कोयले का करना। 19वीं 20वीं शताब्दी में आदिवासी आदिवासियों ने क्या किया, बगावतें कर दी। 1831-32 में कोल कोल जो जनजाति है, उसने विद्रोह किया, है ना। और 1855 में संथालों ने, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में, और 1940 में हुआ महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ठीक है, ये विद्रोह है जनजातियों के, कि कौन सी जनजाति ने कब विद्रोह किया। 1831-32 में कोल जनजाति ने किया, 1855 में संथालों ने, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। इसके अलावा 1940 में वर्ली विद्रोह। ये विद्रोह याद रखिए, ये जनजाति के, ये क्रॉस क्वेश्चन वालों में से ऐसे प्रकार से मिलाने वाले पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति का विद्रोह कब हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का एक आंदोलन था, जो बिरसा मुंडा था। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हमने शुरू में पाठ में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बिरसा मुंडा, देखिए ये आदिवासियों को के प्रसिद्ध नेता रहे हैं। आज भी आप इतिहास वगैरह में पढ़ेंगे, आदिवासी की जब आप भारत का जिक्र करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने को ही मिलेगा। इनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ, और ये भेड़ बकरियां चराते थे। परवरिश इनकी बोहोड़ा के आसपास हुई। बिरसा मिशनरी स्कूल भी जाने लगे। देखिए मिशनरी जो अंग्रेज लोग थे, वो आदिवासी क्षेत्रों में क्या करते थे कि अपने जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल थे, मिशनरी जिसको बोलते हैं, यानी ईसाई लोग इनको चलाते थे, और उन स्कूलों में ये जाने लगे थे बिरसा मुंडा। वहाँ उन्होंने सुना कि मुंडाओं का जो पुरुष जो स्वर्ण समय था, वो स्वर्ण युग था। यही एक चीज़ थी बिरसा मुंडा के दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई। क्या बैठी?
कि मुंडाओं का जो पूर्व का शासन था, यानी मुंडा लोगों का जो पूर्व का शासन था, प्राचीन काल का जो शासन था, वो स्वर्ण युग था। ऐसा उन्होंने उन मिशनरी स्कूलों में सुना। किनसे? जो जो उनके जो अध्यापक थे उन मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने वाले थे। तो यही चीज़ वो सोचते थे, यार हमारा वो समय जो स्वर्ण युग था, आज क्या कारण है कि हम इतने परेशान हैं। वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन लोगों ने कहा, मिशनरी स्कूल के अध्यापकों ने कहा कि वे मुंडा लोग उसे पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं अगर वे ईसाई बन जाए तो। अगर आदिवासी लोग यानी मुंडा जनजाति के लोग यदि वो ईसाई बन जाते हैं तो वो पुनः उस युग में लौट सकते हैं, यानी जो गोल्डन एरा है, स्वर्ण युग जो है, उसमें वापस लौट सकते हैं। बाद में बिरसा एक वैष्णव प्रचारक के साथ भी रहे। यानी आदिवासी लोगों को ईसाइयों ने मिशनरी स्कूलों के माध्यम से ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया था। बाद में बिरसा मुंडा क्या हुआ कि एक वैष्णव प्रचारक के साथ भी काफ़ी समय तक रहे और इन्होंने जनेऊ धारण किया। बिरसा मुंडा ने शुद्धता और दया पर जोर दिया। यानी उन्होंने आदिवासियों से कहा कि आप खाने पीने में शुद्धता रखो, जीवों पर दया करो, ठीक है, और साफ सुथरे रहो, आप अपने घरों की साफ सफाई रखा करो। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब छोड़ दें, क्योंकि आदिवासी लोग देसी जो शराब रहती है वो बनाकर खूब पीते हैं, और अपने गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने में यकीन न करें। 1855 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया इन्हीं चीज़ों के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदिवासियों में जो जन भावनाएं जो जगाई, ठीक है, हालांकि वो चीज़ तो अच्छी थी, उन आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए थी, लेकिन सरकार ने इन पर, कंपनी सरकार ने इन पर आरोप लगाया, किसका? दंगे फसाद का। और इस आरोप के कारण 1995 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष की इनको सजा मिली। 1897 में जेल से लौट कर आने पर इन्होंने पुनः जन जागृति का काम करने लगे, ठीक है। और बाद में ये कुछ समय बाद बीमार हुए, सन 1900 में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई बिरसा मुंडा की। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने भी यही चीज़ कही थी। क्या कही थी? उन्होंने भी अनुसूचित जाति के लोगों को कहा कि आप स्वच्छ रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो, ठीक है, आप अपने घर की साफ सफाई रखो। यही चीज़ बिरसा मुंडा ने भी कही आदिवासियों की, आप साफ रहो, ठीक है, जादू टोने में इन पे यकीन मत करो, शराब छोड़ो, ठीक है। यही चीज़ भीमराव अंबेडकर ने भी कही। तो इस प्रकार से ये भी, जैसे बिरसा मुंडा का जो योगदान आदिवासी लोगों के लिए है, वैसा ही अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी भीमराव अंबेडकर का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो हर जाति धर्म में कुछ लोग पैदा होते हैं और उस धर्म की जो प्राचीन जो चीज़ें हैं, जो उनके धर्म को आगे बढ़ने नहीं देती है, उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके लिए ये लोग प्रयास करते हैं कि हमें पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, जो हमारे समाज के लिए या हमारे उत्थान के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इसी वीडियो से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि वन सत्याग्रह जो था, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ? वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि रानीगंज जो स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?